जम्मू कश्मीर में अब लोगों को इंतजार है कि काफी लंबे समय के बाद चुनाव होने चाहिए ताकि लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार मिल पाए। उसके लिए राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो चुकी है। कई राजनीतिक नेता जो है वो अब इस जुगाड़ में लगे हैं कि आखिर किस तरह से मौजूदा समय में जो बीजेपी केंद्र सरकार में बैठी है या जो दावा करती है कि वो जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में 50 से ज्यादा या 60 सीटें जो है वो लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी, उनके खिलाफ जम्मू को एकजुट किया जाए, एक बंद किया जाए। इसी विषय को लेकर अब 8 नवंबर यानी सोमवार को एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जिसका विषय है जम्मू को यूनाइट करना, और उसमें नामी गिरामी चेहरे विभिन्न पार्टियों से इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें रमन भल्ला जी हैं, हर्षदेव सिंह जी हैं, चौधरी लाल सिंह जी हैं और टीएस टोनी साहब। इनके अलावा कई और नेता जो हैं वो इकट्ठा होंगे और मंथन करेंगे कि आखिर जम्मू को किस तरह से इकट्ठा किया जाए। टीएस टोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जरूरत क्या आन पड़ी कि अलग अलग पार्टियों से नेता जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर ये मंथन कर रहे हैं। क्या अलग अलग पार्टियों का अपने स्तर पर जम्मू को इकट्ठा करने का मूल मंत्र जो है वो सफल साबित नहीं होगा? इस तरह के सवालों के लिए टोनी साहब हमारे साथ मौजूद है। टोनी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है और सबसे पहले आपसे जानूंगा कि परसों जो ये सेमिनार आयोजित हो रहा है इसका मकसद क्या है, क्यों करवाने चाहते हैं ये सेमिनार? मकसद इसमें बड़ा मैं समझता हूँ उसके जो हेडिंग है वहीं से बड़ा क्लियर है कि विभिन्न ताकतों को जम्मू में एकत्रित करना और जम्मू की बेहतरी के लिए काम करना, ये एक उसका सारांश जो मैं कह सकता हूँ वो ये है। और मैं नहीं समझता हूँ इसमें मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा चौधरी लाल सिंह को जिन्होंने ये प्रयास किया और उन्होंने अपने जो घर घर जाकर अपनी वो जो सेल्फ को पीछे रखकर, अपनी ईगो को नीचे रखकर, अपने स्वाभिमान को भी पीछे रखकर उन्होंने जम्मू के हित में हर एक सियासी कदावर नेता के घर गए और उनसे बात की और उनसे एक बात कहा कि हम जम्मू के बारे में एकत्रित होकर बातचीत करें। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वो मुबारक के हकदार हैं और उसके साथ बाद वो साथी जो मेरे यूनिवर्सिटी में भी सीनियर थे, चाहे वो हर्षदेव सिंह थे, चाहे हमारे रमन भल्ला जी थे, तो ये सभी साथियों ने जो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के हित में ये बात की है। ये जम्मू के लोग आज जहाँ जहाँ मैसेज आ रहा है बड़ा सराह रहे हैं इसको कि कोई तो हुआ जिसने ये पहल की है। वरना देखें जनाब, जम्मू का नारा लगाते बीजेपी को 70 साल हो गए, लेकिन जब जम्मू की सरकार आई देख इन्होंने क्या नहीं किया, मतलब एक ट्रांसफ़र की इंडस्ट्री चलाने के अलावा और कुछ नहीं किया। जम्मू कितना जम्मू के विकास की बातें हुई, कितना जम्मू की नौकरियों की बातें हुई, जम्मू के लोगों को नौकरियां देंगे। तो साहब इससे पहले भी कुछ हफ्तों पहले ही कुछ लोग और भी नेता जो है वो जम्मू 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 की बात करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या एक विजन वैसा भी है कि जम्मू जम्मू की बात करके बीजेपी में शामिल होकर भी कुछ किया जा सकता है? जनाब वो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो बीजेपी है ये एक वॉशिंग मशीन की तरह बन चुकी है। और किसी पत्रकार ने कहा था कि निरमा पाउडर की ऐड आती थी ना, दूध सी सफ़ेदी इसमें आए, और अपने काले कारनामों को, काले चिट्ठों को बचाने के लिए जो लोग इसमें जाते हैं और फिर नहा के बाहर आते हैं और वो पवित्र हो जाते हैं। जैसे आपने देखा था उधर महाराष्ट्र में भी जब सरकार बनानी थी तो जिस मंत्री के खिलाफ इन्होंने प्रचार किया कि 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर में इसने घोटाला किया है, लेकिन जिस दिन सवेरे उसके साथ सरकार बनाने की बात आई उसको सवेरे 5 बजे उसके हाथ में चिट्ठी दे दी कि तुम तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, और बिल्कुल बाइज्जत बरी पाया गया क्योंकि वो बीजेपी के साथ जा रहा था। तो ये जो आज की डेट में है, ये जिनकी सियासी ज़मीनें खिसक चुकी हैं, जिनको लगता है कि अब थोड़ा सा काले काम ते काला जड़ा काम। देखिए ऐसे फारूक साहब भी जेकेसी दे केसां विच रहे, महबूबा मुफ्ती और भी रहे, हुण जियां लाल सिंह हो रहा है या हर्षदेव हो रहा है या तुस लोग, तुहाडे लोग को पीछे कोई काला दाग ही नहीं है या तुस लोग डरते हैं नहीं? नहीं देखिए नंगा नहाएगा क्या, नचोड़ेगा क्या? हमारा सियासी जीवन सामने पड़ा है। मैं समझता हूं कि मैं उन लोग जो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये पहले ये रिजाइन करते, ठीक है रिजाइन कर दिया आपने,
आप इंडिपेंडेंट जीतते और फिर बीजेपी में जाते, मैं समझता भाई इन्होंने जम्मू के लिए बड़ी कुर्बानी कर दी। भाई जम्मू की बीजेपी की सरकार बन रही थी और जम्मू बीजेपी को कुछ एमएलए को जरूरत थी और उनको जम्मू का मुख्यमंत्री बनाना था। उस वक्त अगर ये डिनाई करते कि हम नहीं जाते तो मैं समझता ये इनकी बात साबित होती। लेकिन आज आप एमएलए बनने के लिए तो जा रहे हो, यहाँ समझ रहे हो कि आपकी ज़मीनें खिसक गई हैं, यहाँ जैसे लोग कह रहे हैं फिर वो बातें, या इट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ ईडी का डर है, यहाँ सीबीआई का डर है, ये तो उनको वही जाने, हमें तो मालूम नहीं। लेकिन तरह तरह की बातें हम बीजेपी वाले ही करते हैं आजकल, हम तो उनसे सुनते हैं, तो भाई ये बातें हो रही हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना है कि जम्मू के हक की बात आज तक जो है बड़े कम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी है, बड़े कम लोगों ने। जिनकी हम प्रतिमाएं लगा के बैठे हैं, उनकी प्रतिमाओं पे हम फूल मालाएं चढ़ाते हैं, लेकिन उनके कद जितना कोई पहुंचा नहीं। कद तो बड़ी दूर की बात है, हम उनकी जूती के बराबर भी नहीं हो सके। लेकिन एक बात आपको बताएंगे कि हम जम्मू को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। हम जम्मू की जो लोग अंधभक्ति में भी बैठे हैं, जो लोग सच्चाई से परे हैं या जो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, इस मंच का सबसे बड़ा जो होगा वो यही होगा कि आपको पता चले कि जिन्होंने जम्मू 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 बोल के आपको ठगा है, उनकी बातें सामने आ जाएं। क्यों आप अपनी बात करें ना। जम्मू की बात की नहीं किसी ने। 70 साल बीजेपी ने गाना गाया जम्मू 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 के साथ इंसाफ करने के लिए, फिर किया इंसाफ? क्यों नहीं बनाई ये लेख? क्यों नहीं बनाई? मैं पूछता हूं ना एज ए जम्मूआइट कि आपने क्यों नहीं बनाई? बन गई होती 50,000 दुकानें बढ़ती जम्मू के उसी के आसपास, तो 2 लाख लोग तो वहीं लग जाते। आप कह रहे थे साबरमती के पैटर्न के ऊपर बनाना है इसको। लाल सिंह चला गया फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से, वो जू वहां की वहां पड़ी है, एक ईंट तक नहीं लगाई किसी ने। मैं इसलिए कह रहा हूं जिसका भी कोई कंट्रीब्यूशन है, अब वो चीजें देखने लायक हैं। आपको देखना पड़ेगा कि देखें हम जम्मू के नाम पे लोगों को जो है ना और एक्सप्लॉइट होने देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये जो डिवाइड क्रिएट करते हैं बिटवीन हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने की राजनीति, ये बीजेपी करती है, ये नहीं होने देंगे। हम भाइयों को भाइयों से जुदा नहीं होने देंगे। लेकिन टोनी साहब, जिन अंधभक्तों की बात कर रहे हैं वही ये कहते हैं कि जब आज से पहले भी कई 70 सालों तक हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर होता रहा और जम्मू को उसका हक नहीं मिलता, तब ये लीडर्स अपनी पार्टियों को छोड़कर बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उस समय इनको भी लगता था कि हमें सत्ता भोगनी है। लेकिन अब जब बीजेपी आई है, खासतौर से बीजेपी से चिढ़ है और अब अपनी पार्टियों से भी हटकर बाहर आकर एक समुदाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो बीजेपी ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? जब इनकी सरकार थी तो जे एंड के बैंक की लिस्ट क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि जम्मू के बच्चे ज्यादा आगे थे। तो कौन था वो सत्यपाल मलिक? क्या वो जम्मू का जो बीजेपी का बंदा नुमाइंदा नहीं था यहां पर? क्या बात करते हो आप भी यार, आपको भी सब मालूम है, लेकिन क्या बातें करते हो आप? कसूरवार हो, लोगों को सच बताओ। आप मुझे बताएं, फायर सर्विसेज की जब भर्ती हुई तो 20% जम्मू के, 80% फिर कश्मीर के लगे। बाकी भर्तियों को देख लो आप। नहीं, हम तो लोगों की बात जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। बीजेपी कहती है यही अंधभक्ति हम इसको मरवाया। इसी अंधभक्त, यही अंधभक्त जो है ये कोई पार्टियों के सगे नहीं है। ऐसी अंधभक्ति थी कांग्रेस में भी, लेकिन बीजेपी उन्होंने भी जब उनको मरवा दिया, अब इनके साथ जुड़ गए। बीजेपी कहती है हम तो 60 सीटें ले लेंगे। 60 नहीं, 8 लेंगे। और जब मोदी जी के खिलाफ बोलना ये लगता था कि भगवान के खिलाफ बात की है, उस वक्त इन्होंने ली 25 सीटें। आज महंगाई आपके 7वें आसमान पे पहुंची है। खाने के लाले पड़ गए हैं लोगों को, जीने के लाले पड़ गए हैं। माइनिंग माफिया के लिए चिल्ला रहे हैं। गवर्नर साहब की नींद नहीं खुल रही कि माइनिंग माफिया तोड़ दिया जाए। और जिनकी जो माइनिंग माफिया बाहर से आ रखा है, वो कहते हैं सरकार हमारी जेब में है, ये बोलते हैं वो लोग। नहीं तो मैं कहता हूं मुझे दे एक दिन के लिए आप ये चार्ज, मुझे बनाए एडवाइजर, मैं एक दिन में ये माइनिंग का नेक्सस तोड़ के रख दूं। जनाब 500 रुपए की ट्राली 3500 रुपए की मिल रही है, कहां जाग रहे हैं ये लोग? अच्छा हुआ, अगर जम्मू वालों नहीं, पूरे हिंदुस्तान वालों से गुजारिश है, अगर तेल 50 से भी सस्ता चाहिए, इनको हरा दो इन 5 स्टेटों में, ये फिर सस्ता आएगा। ये तो उनके एक जो बड़े
व्यापारी थे वो तो, अंबानी साहब, उन्होंने तो कोई कहते हैं 572 करोड़ का एक आलीशान महल भी खरीद लिया यूके में, वो भागने की तैयारी में चल पड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम है जनता जाग रही है आस्ता आस्ता। इनकलाब आता है, इनकलाब एक दिन में नहीं आता, इसलिए तेल के भाव कम हुए चुनावों को लेकर। और क्या, फिर बढ़ा देंगे जैसे ही खत्म हो गए चुनाव, मासी के बेटे को सस्ते कर देंगे। ये व्यापारी हैं, ये लूट लेंगे। इन्होंने लूटा हिंदुस्तान को, इन्होंने अंग्रेजों से ज्यादा लूटा है हिंदुस्तान को, इस बीजेपी ने और इनके जो 4 बड़े अमीर दोस्त हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान की जनता को लूटा है। कभी माफ नहीं करेंगे इनको, ना भगवान ना धरती पर चलता वो इंसान, हिंदुस्तान का वो इंसान जो जिसका जमीर जागता है, वो इनको कभी माफ नहीं करेगा। अब ये जो ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, जो 8 तारीख को मंथन करेगा, ये अब अपनी अपनी पार्टियों को इकट्ठा जोड़ के करेगा, या लीडर्स इकट्ठे होंगे, या एक मंच बनेगा? क्या मतलब किस तरह से कुछ एक प्रयास, क्या बात करते हो, कहते हैं एक परिंदा अभी उड़ान में है और तीर हर शख्स की कमान में है। अभी 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 एक कंसेप्शन है, अभी जम्मू की बेहतरी की बात करने को निकले। समझना चाहते हैं ना, क्योंकि इस तरह का कंसेप्शन पहले भी आया कि जम्मू को लेकर जम्मू जिस तरह बात की गई, तब भी उन्होंने ये बोला कि हम जम्मू को इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में बीजेपी में जुड़ गए। तो अब बाद में पता चले आप 5-6 लीडर्स भी इकट्ठे हुए हैं, फिर एक एक करके सारे वो भी बीजेपी में जुड़ते चले गए। ऐसा कोई विचार नहीं है हमारा, बीजेपी में जाने का कोई विचार पे नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरी कोई पार्टी से किसी से लेना देना ही नहीं है। मेरा किसी कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ना कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, ना पीडीपी से है, ना पैंथर से है। किसी से कोई लेना देना। मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीता हूं, मैं उसी हैसियत से वहां जा रहा हूं और अपने विचार खुले मंच पे रखूंगा और खुले मन से रखूंगा। कोई नाराज होता है तो हो जाए, मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि मैं भाई हिंदुस्तानी हूं, मुझे तुम बोलोगे तो मैं हिंदुस्तानी। मैं आई एम इंडियन बाय बर्थ ऑफ इट, बाय माय बर्थ आई एम एन इंडियन। लास्ट क्वेश्चन है कि यूं भी जो कश्मीर के लोग और जो चिनाब वैली बेल्ट है, वो हमेशा ये कहते हैं कि जम्मू तो सिर्फ 2.5 जिलों का है, और जो लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं वो भी उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में से हैं, तो फिर बाकी आप पूरे जम्मू को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? वो भी गलतफहमी में है, वो भी गलतफहमी का शिकार है। जो ये लोग बोलते हैं कि जम्मू 2.5 जिलों का, जम्मू के जितने जिले हैं हम उतने ही जिलों का जम्मू है। हम टनल के इस तरफ जम्मू है और टनल के उस तरफ कश्मीर है, और ये एक रियासत है, वो जिसको इन्होंने यूटी बना दिया है। हम तो चाहेंगे कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो, और बीजेपी इतनी डरपोक पार्टी है कि वो पहले स्टेट नहीं दे रही। जैसे दिल्ली में उनको डर था कि वो वहां पे स्लोगन लगाया हम रियासत दे देंगे, ऐसे ही भाषण किए थे जैसे आज हो रहे हैं, लेकिन जब सरकार बन गई आपकी तो फिर जनाब फिर वापस कर दिया उन्होंने, स्टेट हुड वापस नहीं दी उनको। आज हमारी तो स्टेट हुड छीनी है आपने जनाब, हमारे को स्टेट हुड आप उसके पहले दे दें वापस। किसके पहले? चुनाव से पहले, डीलिमिटेशन के साथ ही दे दें, उससे पहले अनाउंस करें कि आपकी स्टेट आपको वापस की जाती है। हमने जो वचन दिया था कि हमने 370 तोड़ लिया, हमने आपको वापस दी। उसके बाद जनाब आप फिर हम पे छोड़े कि लोग यहां का क्या फैसला करते हैं। सिस्टम से लड़ना है, आप लोग सिस्टम से लड़ रहे हो, लड़ना आसान होगा, क्योंकि इससे पहले लाल सिंह जी ने भी चुनावों के माध्यम से सिस्टम से लड़ा, नहीं लड़ पाए, नहीं मिला उतना वोट बैंक। देखें, एक मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात ये कह दूं कि बड़ा खूबसूरत है, कहता है चमन वालों की ना इंसाफियाँ किससे कहूँ हमदम, कि चमन वालों को दीदारे चमन तक नहीं मिलता, और किसी के पाँव के नीचे बिछा करते हैं गलीचे, और किसी को बाद मरने के कफन तक नहीं मिलता। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, किसको क्या मिलेगा। लेकिन एक बात है, हिंदुस्तान का झंडा हाथ में बुलंद किया है, हिंदुस्तान की बात करते हैं, और हिंदुस्तान के एक छोटी सी रियासत जम्मू कश्मीर जो इस हिंदुस्तान के सिर का ताज है उसकी बात करते हैं, और उसमें हम जम्मू खित्ते की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, कि हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया बीजेपी ने जम्मू के नाम पे, और फिर जम्मू जम्मू करने लगे हैं। लेकिन ये जम्मू के कोई सगे नहीं हैं। इन्होंने अगर सगे होते तो जम्मू में तरक्की की जो बात चली होती, जम्मू के बच्चों को नौकरियां दी होती। आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन भी एक और आ रहा है दिमाग में कि ट्रांसपोर्ट को लेकर, जिस से अभी पेट्रोल के भाव कम हुए हैं, और ये अभी सुनने को मिल रहा है कि एक बार फिर से जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको 15 साल की जो उनकी लिमिट है वहीं तक रखा जाएगा, उसके बाद शायद वो गाड़ी नहीं चल पाएंगी। तो उससे देखें, ये भी कोई एक बड़े लाला को बेचनी होगी पूरे हिंदुस्तान की ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए ये
शायद पेट्रोल के भाव भी उतने बढ़ाए जा रहे हैं कि वो एक बार बंद हो जाए ट्रांसपोर्ट। और ये आपको मैं बताता चलूं, ये जो 15 साल के कानून है, ये 20 साल के कानून है या 25 साल का कानून है कि उसके बाद गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर किसी के बाप दादा ने कोई गाड़ी रखी है तो उसमें एंटीक पीस बन गया है तो वो रख सकता है उसको, लेकिन आप कहते हो नहीं जी उससे छीन के हमने उसको डिस्ट्रॉय करना है। ये उन देशों की बातें हैं जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनको लगाया जाता है ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनको कहा जाता है ये फुली डेवलप्ड नेशंस हैं। तो जनाब आपके पास एक टैग था दैट यू आर ए डेवलपिंग नेशन, आप प्रगतिशील देशों में थे, जिसका वो भी छीना गया है। नाउ यू आर अमंग द पुअर कंट्रीज। जहां जीडीपी आपकी 9+ पे जाने वाली थी, आप आज -24 के ऊपर ऐसे कानून नहीं लागू कर सकते हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए ये विकसित देशों वाले कानून हमारे ऊपर मत थोपें, और ट्रांसपोर्ट कंपनी का कुछ भला, जो हैं लोग ट्रांसपोर्टर, इनका कुछ भला सोचे। मर गया ट्रांसपोर्टर, सारा बेड़ा गर्क कर दिया है इनकी पॉलिसियों ने ट्रांसपोर्ट का। और ट्रांसपोर्ट के आप लोगों का पूछोगे, आप आज उनके बच्चों के पास फीस नहीं है उनको देने के लिए, गाड़ियों की किस्तें नहीं दे पा रहे। कोरोना में गाड़ियां खड़ी रही, नहीं चली, कौन जिम्मेदार है? किस कोई पैकेज आया ट्रांसपोर्ट के लिए? वो 20,000 करोड़ कहां गया? उसमें से ट्रांसपोर्ट को ही दे दो, बाकियों को रहने दो, ट्रांसपोर्ट जिंदा कर दो हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की खासतौर पर। मैं कहता हूं मेरे तो आरएसपुरा के जो रूट यूनियन है, वो जब कभी कभी मिलते हैं किसी शादी ब्याह में, रो रहे होते हैं। वो कहते हैं हम तो यार शादियों के जाने लायक नहीं रहे, शगन नहीं है। हकीकत बयान कर रहा हूं, कोई मैं एग्जैजरेट करके बात करने वालों में से नहीं हूं। मैं हकीकत बता रहा हूं। बेड़ा गर्क कर दिया है जनाब। कौन सा है मुझे बताएं ना, क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कौन सी पॉलिसी लाई है, सरकार ने कौन सी पॉलिसी लाई है ट्रांसपोर्ट के हक में? आप बात करते हो यार, बेड़ा गर्क कर दिया। हर जिस शोबे को हाथ लगाओ वही दुखी पड़ा है। ये जम्मू वाले दुकानदार बच गए कि इन्होंने बोला था कि भाई हमने एक दिन बंद किया, उसके बाद फिर आरएसएस के चीफ भी यहां पर आए हुए, बंद क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो जनाब जरूरी है कि आपको तेल उसी दिन घटाना है जिस दिन आपको मार पड़ेगी। तो पहले क्यों नहीं सुधर जाती बीजेपी? जम्मू को ले नौकरियों की बात करते हो, देते क्यों नहीं? आज सरकार आपके हाथ में है। उस वक्त मोदी जी कहते थे बॉर्डर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके हाथ में होते हैं, कैसे पार से इधर आ सकते हैं? तो आज मैं पूछता हूं कि पुलवामा में वो आरडीएक्स कहां से आया, आज तक उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं सामने आई? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ सवालात हैं जिसके कटघरे में आज बीजेपी खड़ी है। जो ये आज इलेक्शन 2014 का मैनिफेस्टो उठाओ इनका, और वही मैनिफेस्टो के सवाल जो है इनसे पूछें क्यों नहीं लागू किए हिंदुस्तान में। 2 करोड़ नौकरियां कहां आई युवाओं की? हालांकि मैं युवाओं को अपील करना चाहूंगा, आप सरकार से ज्यादा तवक्को मत रखें। ये गूंगे और बहरों की सरकार आ गई है। जब इनसे कोई सवाल करे तो ये गूंगे हैं, जब इनको कोई अपील करो तो ये बहरे हैं, लेकिन जब अपनी बात जुमलाबाजी करनी है तो फिर इनका इतना इतना मुंह खुलता है। ये अब जुमलेबाजी है। 60 सीटें, 8 सीटें नहीं आएंगी, मुश्किल हो गया इनका। मैं कितों सवाल लैके आंदे हो, ਤੁਹਾਡਾ पता नहीं की बनेगा। पत्रकारों तुसी भी कोई सुधर जाओ, ਤੁਹਾਡਾ भी कोई रब ऊपर देख रहा है कि ਤੁਹਾਡਾ भी एक स्तंभ है। यू आर ऑल्सो ए 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। किन्होंने पूछा ऐसे? किन्होंने पूछा? इन्हों ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ना बीजेपी ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई सवाल ही नहीं पूछता। पूछो ये सवाल कि जनाब क्यों डीजल जब पूरी दुनिया 'ਚ सब तो सस्ता है, ਜਿਹੜੇ देश ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ खरीदे करते हैं वो सस्ता दे करते हैं, फिर हमारे देश में महंगा। किसको फायदा हो रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनाब तरक्की के नाम के ऊपर ये सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी जो है ये सबका सत्यानाश कर रही है इस वक्त। 2 करोड़ कोई नौकरी नहीं मिली, 2 करोड़ गई हैं। नोटबंदी में कितने कारखाने बंद हो गए, मेक इन इंडिया का क्या हाल है। लेकिन मैं फिर भी नौजवानों से अपील करूंगा, नौजवानों आप फ्रस्ट्रेट मत हों, लेकिन मेहनत करें। जो भी सरकार पॉलिसीज़ लेके आ रही है इस वक्त कि भाई उसमें ये नहीं है कि सारी, मैं कह रहूँगा भाई सरकार के ऊपर थोप दें, नौकरियों का इंतज़ार मत करें। आप कम से कम अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करें, छोटे एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें, क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और काम में शर्म मत करें, छोटे से छोटा काम भी करें। मैंने खुद बड़े छोटी सतह से बिजनेस शुरू किया था, आज भी मैं वही कर रहा हूँ।
लेकिन एक बात है कि काम शुरू करना पड़ेगा। मैंने फास्ट फूड का काम शुरू किया था, मैं जम्मू में पहला था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत सारे लोगों का जिन्होंने मुझे बिजनेस में डाला। कैप्टन मूर्ति गुप्ता इज़ वन ऑफ देम, जिन्होंने मुझे, मैं यूनिवर्सिटी स्ट्राइक के दौरान मुझे ये हंगरी हब बोला कि ये आप लो, तो मैंने ख़रीदी और मैं वहाँ चला रहा हूँ, वही चला रहा हूँ आज तक। कौन सा बिज़नेस है? वही बिज़नेस है मेरा, उसी से चला रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी, नौजवानों को भी मेरा एक विनती है कि सरकार की तरफ मत देखें। -24 में कोई नौकरियां नहीं दे पाएगा, ये सब झूठ बोलेंगे और जुमलेबाजी करेंगे, कोई नहीं नौकरी देगा। आप अपनी मेहनत करें, अपना कारोबार खोलें, कोई देखें, छोटा सा मोटा देखें, जाएं इंडस्ट्री में, जाएं उस ऑफिस में, जाएं वहाँ से बात करें। और हम आने वाले दिनों में एलजी साहब से मिलके ये हर पंचायत वाइज ये जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों को बोलेंगे कि आप जाएं और लोगों को गाइड करें कि कैसे आप अपना छोटा से छोटा कारोबार खोल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो गुस्सा साफ तौर से टोनी साहब के मुख से निकल रहा था, ये गुस्सा लगभग हर एक नागरिक के बीच में है, क्योंकि लगभग हर सेगमेंट जो है वो इस गुस्से से प्रेरित है, क्योंकि कहीं पर भी सफलता जो है वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जब धारा 370 हटी थी, सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो जम्मू वासियों में ही थी, और उनको ये लग रहा था कि शायद अब धारा 370 हटने के बाद उनके मुकद्दर बदल जाएंगे। लेकिन उसके बाद अब तक का यदि हाल जाने, यदि जम्मू वासियों से बात करें, तो वो ये कहते हैं कि मुकद्दर बदलना तो दूर, लेकिन उन्हें अब हर सेक्टर में मुक्का दर मुक्का जरूर मिल रहा है, क्योंकि कहीं पर भी उनकी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन अब अलग अलग विभिन्न पार्टियों से लीडर जो है वो एकजुट होकर यूनाइट जम्मू की बात कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जिससे पहले जम्मू की बात करते हुए फिर से बीजेपी में जो नेता हैं वो शामिल हो गए, अब ये लीडर्स जम्मू की बात कर किस मार्गदर्शन की ओर चलेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि 8 तारीख यानी सोमवार को एक महामंचन किया जा रहा है, महामंथन किया जा रहा है, जिसमें जम्मू को यूनाइट करने की बात कही जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर जम्मू को यूनाइट किस तरह से किया जाएगा। टोनी साहब हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ रही वीडियो स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार।